नमस्कार। हिमाचल में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, नामांकन अपने आखिरी दौर में है। इनफैक्ट अब 1 या 2 दिन ही रह गए हैं नामांकन के लिए, लेकिन अधिकांश नामांकन हो गए हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग बहुत तेज़ी से जोर पकड़ रही है। डोर टू डोर कैंपेनिंग की अगर बात करें तो इस समय हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश धर्माणी है, जिनको हमने अभी गाँव में ही डोर टू डोर कैंपेन करते हुए पकड़ा है। धर्माणी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहली बात कि कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से तंग आ चुके हैं। जो इन्होंने पिछले चुनावों में वायदे किए थे वो तमाम वायदे जो हैं झूठे साबित हुए हैं और अब लोग जो हैं इनको सबक सिखाने के मूड में हैं। तो कांग्रेस के पक्ष में मैं समझता हूँ लोग वोट करेंगे और हमारी सरकार बनेगी। क्या अहम मुद्दे इस चुनाव के रहने वाले, जो आपने कहा कि लोग परेशान हैं, क्या वो अहम वजह हैं? सबसे बड़ी वजह थी लोगों की उम्मीदें थी इनसे, क्योंकि पिछली बार इन्होंने कहा था डबल इंजन की सरकार बनेगी तो आपकी विकास की गति बढ़ेगी, आपकी समस्याएं हल होंगी, रोज़गार मिलेगा, महंगाई कम होगी। लेकिन आज हम देखते हैं कि घुमारवीं में श्री राजेंद्र गर्ग जी को बहुत अनुकूल परिस्थितियां मिली थी। वो स्वयं पहली बार ही कैबिनेट मंत्री बन गए। उनको एक अनुकूल वातावरण मिला था क्योंकि दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रदेश में भी और केंद्र में भी। वो कोशिश करते तो केंद्रीय मंत्री जो हमारे सांसद भी हैं अनुराग ठाकुर जी, उनसे मदद ले सकते थे। वो कोशिश करते तो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो यहाँ से इस क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे और अब राज्यसभा एमपी भी हैं, तो उनसे मदद ले सकते थे। लेकिन एक भी परियोजना ऐसी नहीं है जिसको हम उनकी उपलब्धि बता सकें। ऐसा तो नहीं हो नड्डा अनुराग के बीच में ये इधर उधर दौड़ते रह गए? ऐसा लगता है क्योंकि वो दौड़ में रहे और कभी नहीं कर पाए किधर को जाने का। हाँ, वो उसी में लगे रहे और उसी में समय बर्बाद हो गया। लेकिन बीच बीच में टांका लगाते रहे, जहाँ अपने कुछ रिश्तेदारों का, परिजनों के लिए ऐसे ऐसे भी काम कर दिए जो ना होने वाले थे, जो अनैतिक थे, जो गैरकानूनी तौर पे मतलब गैरकानूनी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गए थे, वो मंत्रिमंडल से विशेष छूट दिला के उन्होंने उनको लाभ पहुँचाया। फर्जी टेंडर लगे, पहली बार ऐसा हुआ कि घुमारवीं में मतलब इस तरह के टेंडर लगाए गए जिनका आज आप देखेंगे जिनकी पेमेंट्स हो चुकी हैं, आज आपको धरातल पे कोई निशान नहीं मिलेगा। तो लोग अब इनकी सच्चाई से वाकिफ़ हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के जो जिला के महासचिव हैं, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ फर्जी टेंडर लिए हैं और जो ब्लॉक के महासचिव हैं, उन्होंने जो किसानों के लिए सब्जी मंडी बनाई थी उसको 40 सालों के लिए 4,000 रुपये मासिक किराए पे ले लिया है, लीज पे के ऊपर, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए है। सब्जी मंडी तो बहुत बड़ी होती है, 4,000 रुपये में? हाँ, 1 बीघा में है, 1 बीघा में बनी है और 2.5। नॉर्मल रेट क्या होंगे 1 बीघा के, अगर उसी को बिल्डिंग को लेना हो? करीब 7 करोड़ की प्रॉपर्टी है। हमारे 30 लाख रुपए से कम बिस्वा जमीन नहीं मिलेगी बाजार में कहीं, क्योंकि प्राइम लैंड है। 4,000 में लीज पे? हाँ, 4,000 रुपये लीज पे ले ली। उसका कोई टेंडर नहीं हुआ, कोई रेंट असेसमेंट नहीं हुई। ये तो लोक निर्माण विभाग रेंट की असेसमेंट करता है, चाहे सरकारी कोई भी संपत्ति किराए पे देनी है या किराए पे लेनी है, उसकी रेंट असेसमेंट भी नहीं हुई। तो मतलब उनके अपने काम हुए और जनता के काम नहीं? हाँ, जनता के काम नहीं हुए, अपने काम हुए, अपनों के काम हुए। और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जो बेरोजगार लोग जुड़े थे, जो उनको उम्मीद थी कि रोजगार मिलेगा, उनकी समस्याएं हल होंगी, उनको भी किसी ने नहीं पूछा। वो भी बेचारे तरसते रहे, वो दूसरे दूर से देखते रहे। ऐसे भी लोग देखे जो A क्लास के ठेकेदार थे। हमारे टाइम पे एक नियम बनाया था कि जो A क्लास का ठेकेदार और D क्लास के काम नहीं ले पाएगा, तो उन्होंने अपनी पत्नियां जो है D क्लास की ठेकेदार बना दी, उनके नाम से उनको काम दिए गए। तो इस तरह की मतलब एक गलत प्रथाएं जो थी, वो गरीब लोगों का हक छीना गया और जो भाजपा के साथ भी बेरोजगार लोग जुड़े थे उनका हक छीना गया। तो ये मैं समझता हूँ कि अब लोगों को ने समय आ गया है कि वो पूरी तरह से इनको बदलने के मूड में है। अगर प्रदेश की बात करें राजेश जी, आपके पास प्रदेश में भी जिम्मेदारी है पार्टी में, प्रदेश स्तर पर आप इस समय क्या माहौल देख रहे हैं? प्रदेश स्तर पे भी बहुत अच्छा माहौल है। ये तो कहती थी कि पार्टी विद डिफरेंस है, बड़े बड़े वायदे करती थी। आज धूमल साहब के किस तरह से जैसे दूध से मक्खी बाहर फेंक देते हैं, उस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ। या ये कहते थे कि कांग्रेस में गुटबाजी है, आज हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर इनका विरोध हो रहा है, इनके उम्मीदवारों का।
तो कहाँ हुआ पार्टी विद रेफरेंस। ये भी कहा जाता था कि कांग्रेस में तो परिवारवाद है, डायनेस्टी है, और अपने यहाँ जो टिकट आए हैं उसमें भी आपको लगता है कि अब परिवारवाद वहीं आ गया है? तो जो धर्मपुर से टिकट दिया गया उनकी क्या क्वालिफिकेशन थी, यही कि वो मंत्री पुत्र थे, या जो चंबा से टिकट दिया गया उनकी क्या क्वालिफिकेशन थी, जो बड़सर से टिकट दिया गया उनकी क्या क्वालिफिकेशन थी। वो परिवार चेतन बरागटा जी को लेना पड़ा। तो वो ये क्या परिवारवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी करने में बहुत अंतर है। जब आपकी पहली लिस्ट आई थी तो बड़े चटकारे विरोधी दल ने आपके लिए थे कि लड़ाई पड़ गई है, ये हो गया। अब उनकी लिस्ट आई है और जिस तरह से बगावत सामने आ रही है तो लगता है कि वहाँ ज़्यादा समस्या है। अगर ये लिस्ट 15 दिन पहले आती तो उस टाइम शायद भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ हो जाती, लेकिन इनको इस चीज़ का अंदेशा था और इसलिए उन्होंने एन 3 दिन पहले, जब अब नॉमिनेशन के लिए 2-3 दिन बच गए, इन्होंने उसकी टाइमिंग जो थी वो उसको चुना ताकि विरोध को कम किया जा सके। पहले होती तो कुछ परिस्थितियाँ इनकी आउट ऑफ कंट्रोल होती। बेरोजगारी बड़ा मसला है यहाँ का। आपने गारंटी दी है 5 लाख रोजगार की, आपने ये भी गारंटी दी है ओपीएस की। विरोधी पूछ रहे हैं कि ओपीएस आप कहाँ से देंगे? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का अधिकार है और डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता कि कुछ लोगों को आप 2-3 पेंशन दे रहे हैं, कुछ लोगों की पेंशन जो है वो गजटेड अफसर के वेतन से भी ज़्यादा है और कईयों को आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो सबको सम्मान के साथ, खास करके बुढ़ापे में जो इज्जत से जीना चाहता है, वो बेशक उनके बच्चों के ने अच्छा कमाते हों, लेकिन वो चाहते हैं कि हम बच्चों के आगे हाथ ना फैलाएं। तो पेंशन तो होनी चाहिए। इस बारे में मैं एक ज़रूर हक में हूँ कि जहाँ मिनिमम निर्धारित करने की ज़रूरत है, न्यूनतम राशि निर्धारित करने की ज़रूरत है, वहाँ अधिकतम राशि भी निर्धारित करनी चाहिए। मैक्सिमम सीलिंग लिमिट भी जो है वो फिक्स करनी चाहिए ताकि सबको इज्जत से जीने का अधिकार मिल सके। एक आपको कमेटी का, चार्जशीट कमेटी का हेड बनाया गया था। चार्जशीट की हम वेट ही कर रहे थे, क्या वजह, क्यों रुक गई, या फिर आपको लगता है कि चार्जेज इतने ज़्यादा है कि एक शीट में नहीं आएंगे? चार्जेज तो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब हमने बनाए हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, हर विभाग के अंदर हैं। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने इतना लूटा है प्रदेश को। अगर जो खरीद हुई, जो टेंडर्स हुए, अगर उनमें भी पारदर्शिता होती, 2,500-3 हज़ार करोड़ के करीब की बचत होती। भर्ती में जमकर जो है घोटाले हुए, जो तय नियम थे, जो तय एक न्यूनतम उसमें शैक्षणिक योग्यताएं रखी थी, उनको दरकिनार किया गया। पेपर लीक हुए, पुलिस का पेपर लीक हुआ, जेबीटी का पेपर लीक हुआ, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो पेपर लीक हुआ। तो लोगों को इनकी नीतियों से भरोसा उठ चुका है। और जो बाहर के लोग हैं, क्लास 3 और क्लास 4 पोस्ट में भी गवर्नमेंट सेक्रेटरीट में उनकी भर्तियां हुई, आपके एनआईटी में भर्तियां हुई, आईपीएच डिपार्टमेंट में बाहर के लोग पंप ऑपरेटर लगे, बिजली बोर्ड के अंदर जेई लगे। तो इन्होंने पूरी तरह से जो है वो धांधलियाँ की हैं। अभी डॉक्टर्स की भर्तियाँ हुई, उसमें भी हमारे करीब 250 के करीब डॉक्टर जो हैं उनको वॉक इन इंटरव्यू में नौकरी नहीं मिली। और जो बाहर से जो मैं कह सकता हूँ कि नागपुर की जिनकी सिफारिश थी, उनको नौकरियाँ जरूर मिली। नागपुर की ओर को आप सीधा इशारा कि बाहर के लोग वहाँ से आ रहे हैं? जी जी। चिट्टों पे नौकरी वाला जो चिट्टों पे, वॉक इन इंटरव्यू में चिट्टों पे हुआ। हमारे जो स्टेट के बच्चे थे अब डॉक्टर बने हैं, तो उनके अंदर काबिलियत होगी तभी तो सेलेक्ट हुए। क्योंकि हमारे यहाँ एक मेडिकल कॉलेज है जो प्राइवेट है, बाकी तो सरकारी मेडिकल कॉलेज। आप लोग कहते हैं कि ये किसी काम के मुख्यमंत्री नहीं, ये एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं, पर कुछ तो किया होगा कि वास्तव में ऐसे हैं? मैं ऐसा समझता हूँ कि जयराम जी शरीफ आदमी हैं, लेकिन उनकी शराफत तो उनकी कमज़ोरी बन गई और उनके ऊपर पूरा नड्डा साहब ने अपना आदमी वहाँ बैठा दिया था, संघ ने अपने आदमी बैठा दिए थे और वो दाएं भी नहीं मुड़ सकते थे, बाएं भी नहीं मुड़ सकते थे। उनको जहाँ बोला जाता वहाँ पे रबड़ स्टैम्प मुख्यमंत्री बना के उनको रख दिया। तो अब लोग इस स्टैम्प को कैरी करने को कह रहे कि रिवाज बदलो। नहीं, रिवाज कैसे बदलेंगे? यहाँ हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े मुख्यमंत्री रहे। हमारा प्रदेश छोटा है, लेकिन जो मुख्यमंत्री रहे उनका स्टेचर बहुत बड़ा रहा है। चाहे आदरणीय डॉक्टर परमार जी थे, शांता कुमार जी हैं, ठाकुर रामलाल जी थे और धूमल साहब जी थे, और आखिरी जो हमारे राजा वीरभद्र सिंह जी थे, उनका बहुत बड़ा स्टेचर था।
तो इस नेचर के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने हिमाचल की राजनीति को पूरे देश के अंदर जो है 4 चांद लगाए हैं, है ना। लेकिन जो वो रिवाज बदलने की बात उन्होंने कभी नहीं की। रीति रिवाज को कौन बदल सकता है? रीति रिवाज तो हमारी संस्कृति का हिस्सा होते हैं। जो अच्छा है उसको कैरी करना चाहिए। हाँ, जो अच्छा है वो करना चाहिए, जो गलत है वो उसको इग्नोर करना चाहिए। लेकिन जो अच्छे रीति रिवाज हैं उसको बदलने में ये हिमाचल की जनता समझदार है। अगर रिवाज बदलने की बात होती तो उपचुनाव नहीं हारते। भारतीय जनता पार्टी ने 4 उपचुनाव हारे हैं और एक ट्रेलर था। अगर उस ट्रेलर से भी इन्होंने सबक नहीं लिया तो फिर अब आने वाले 8 दिसंबर को पता लगेगा, पिक्चर आ जाएगी। पिक्चर आ जाएगी। आपने जब पिछला चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने जो जीता था, उसका एक सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि कर्ज में डुबो दिया। बार बार ये कहा जाता है कि कर्ज में डुबो दिया, कर्ज में डुबो दिया। 45,000 करोड़ का कर्ज हो गया, अब वो 70 का हो गया है। कर्ज लेने में तो इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस समय इनके पास कोई उसका वे आउट नहीं दिख रहा। अगर मंत्रियों की शान स्वागत आप लोगों ने देखी है कि किस तरह से फार्चूनर गाड़ियों में मतलब 3-3 गाड़ियाँ मंत्रियों की डिस्पोजल पर रहती थी और मंत्री जब कहीं जाते थे तो आगे पायलट गाड़ी चलती थी, पीछे एस्कॉर्ट गाड़ियाँ चलती थी। तो अगर इस तरह से फिजूल खर्ची करेंगे तो मैं नहीं समझता कि प्रदेश का ये भला कर रहे हैं। हम फिजूल खर्ची के खिलाफ हैं। जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हैं उसको कम करना चाहिए थे। आज अगर हम माननीय जयराम ठाकुर जी से पूछें कि आपने जो गैर ज़रूरी खर्चे थे वो कहीं कट किया कुछ, कहीं आपने बचत की है? हमारे यहाँ पे इस एरिया में एक पानी की स्कीम थी, तो मैंने वो सुझाव दिया था कि वो उसका जो इनटेक था, सोर्स था, वो घुमारवीं शहर से नीचे की तरफ था। तो उसके नीचे हमारी 2 स्कीमें थी। वैसे तो और काफ़ी डिस्टेंस के बाद तो और भी हैं, लेकिन 2 स्कीमें हमारी नज़दीक थी। तो मैंने विभाग से कहा था कि इनका जो सोर्स जो लेना है पानी का, रॉ वाटर का, उसको हम शहर से ऊपर से टैप करेंगे। तो उन्होंने किया। हमारी बाड़ी करंगोड़ा की स्कीम थी, उसके लिए पाइप वहाँ तक पहुँच गई। उससे आगे लगभग 35 लाख रुपए उस पाइप को आगे एक्सटेंड करके जो यहाँ के लिए स्कीम बनी है उसमें डालना था, है ना। तो उसको अबेंडन कर दिया। उस 35 लाख को उस पर खर्च किया, जबकि उसका इम्प्रूवमेंट का कार्य लगभग 6 साल पहले हमारे समय में हुआ था। नई राइजिंग मेन डाली गई, फिल्टर बेड नए बने, उसके पंप हाउस नया बना, सेडिमेंटेशन टैंक बना, पूरे स्ट्रक्चर नए बने हैं, है ना। उसको अबेंडन कर दिया और एक नई स्कीम घुमारवीं बाजार के मतलब बाजार में से ही उस स्कीम को और बना दिया। आज वो स्कीम पहले वाली बंद कर दी। आज हम इस एरिया में थे, लोग बोले हमें पानी नहीं मिल रहा है, हमें पुरानी स्कीम से दे दो, पानी तो दे दो, है ना। तो वो पैसे की बर्बादी इन्होंने ज़्यादा की है। जो काम 35 लाख में होना था उसके लिए 7-8 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लोगों को सुविधा फिर भी नहीं मिली। तो एक विजन की कमी है, दूरदर्शी सोच नहीं है। सरकार में विजन की कमी है, कहना राज धरवाणी का। और उनका ये भी कहना है कि सरकार फजूल खर्ची में उलझी रही, भ्रष्टाचार में उलझी रही, अपने काम के, जनता के कामों की ओर को ध्यान नहीं दिया। और जाहिर है उन्होंने यही इशारों में ये भी कहा कि जो रिवाज अच्छा है, यानी जो काम नहीं करता उसको बदल दो। अगर ये रिवाज है तो ये रिवाज अच्छा है और ये रिवाज जारी रहेगा। लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं। धरवाणी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। मुलाकात होगी, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।